आप सभी का डाउटनेट पर। बच्चों बात कर रहे हैं जैव विविधता और संरक्षण की। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? हम पढ़ेंगे क्या? जैव विविधता की क्षति। सर ये तो आपने पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ, ये हमने पिछले लेक्चर में ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था और इसका मेजर पोर्शन हमने पढ़ भी लिया था, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन अभी भी इसमें बाकी था जो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जैव विविधता का संरक्षण। तो ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे इसमें इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और ये वाला हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में इससे संबंधित क्या आएगा? क्विज आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने टॉपिक पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जैव विविधता की जो क्षति जो हो रही है वो क्षति क्यों हो रही है और कौन कौन से, मतलब हमने डाटा देखा था कौन कौन से जीव जो हैं उनकी क्षति हो गई है कि भाई नए जीव आते हैं और जो उपस्थित होते हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं, है ना। उष्ण कटिबंधीय महाद्वीप जो है उनमें लगभग 2000 पक्षियां जो है विलुप्त हो चुके हैं, ये हमने पढ़ा था। IUCN का 2004 का जो डाटा था उसमें पिछले 500 वर्षों में लगभग 784 जातियां विलुप्त हो चुकी है, जिसमें 338 कौन है? कशेरुकी है। 359 कौन है? अकशेरुकी है। 87 कौन है? पादप है। ये हमने देखा था। कुछ उदाहरण भी देखे थे हम लोगों ने, जैसे यहाँ पर ये कौन था बेटा? डोडो था, जो कहां पर मिल रहा था? मॉरिशस में मिल रहा था। ये कौन था? क्वागा था, है ना। ये कहां पर मिल रहा था? अफ्रीका में मिल रहा था। ये कौन था? थाइलेसीन था, है। ये कहां पर मिल रहा था? आपके ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा था। इसको देखकर ना मेरे को हंसी आ जाती है, ऐसे लगता है जैसे शेर को पोलियो हो गया। नहीं लग रहा आपको, है ना? शेर को पोलियो हो गया। सो ये कौन था बेटा? हमारा थाइलेसीन था जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता था। ये कौन था? स्टीलर सी काउ, स्टीलर समुद्री गाय थी। ये कहां पर मिल रही थी? रशिया में मिल रही थी, रूस में मिल रही थी, ठीक है। बाघ की 3 उपजातियां थी, कौन कौन सी? बाली, जावन, कैस्पियन। ये विलुप्त हो चुकी, ये हमने पढ़ा था। पिछले 20 वर्षों में लगभग 27 जातियां विलुप्त हो चुकी है। लगभग 15,500 जातियां जो है वो विलुप्ति की कगार पर है, जिसमें से 12% पक्षी हैं, 25% स्तनधारी हैं, 32% उभयचर हैं, 31% आवृतबीजी हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी, ठीक है। अब बात आ रही है, सर ये तो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया, क्या? जैव विविधता की क्षति कितनी हुई है। अब बात आ रही है, सर ये जो जैव विविधता की जो क्षति हुई है, ये जो विलुप्तियां हुई है, ये तो बहुत बहुत ज्यादा हो रही है सर। तो जब जैव विविधता की विलुप्ति बड़े स्तर पर होती है, क्या बोला मैंने? आज का पहला बिंदु जैव विविधता की, ध्यान से सुनना, जैव विविधता की क्षति। जैव विविधता की क्या हो रही है बेटा? क्षति हो रही है। और जब ये क्षति बहुत बड़े स्तर पर होती है, जैव विविधता की क्षति बड़े स्तर पर होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? विलोपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम विलोपन बोलते हैं। क्या कि हमने बोला जब जैव विविधता जो है बहुत बड़े स्तर पर विलुप्त हो रही है। जैसे हम सीधा बोले कि भाई साहब इस पृथ्वी पर जैसे अभी प्रेजेंटली अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जीव जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, है ना। बहुत सारे जीव, जितने उत्पत्ति नहीं हो रही, जितने जीवों की इससे ज्यादा तो जातियां जो है वो विलुप्त होती जा रही है। तो ये विलोपन क्या कहलाता है? बड़ा विलोपन कहलाता है ना। तो ऐसे बड़े स्तर पर जब विलोपन होता है या बड़े स्तर पर जैव विविधता की क्षति होती है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी? यहाँ पर विलोपन बोल रहे हैं, है ना। अब बात आ रही है, सर ये जो बड़े स्तर पर जैव विविधता की क्षति जो ये यानी विलोपन जो हुआ है, ये इस पृथ्वी पर ऐसे विलोपन कितने हो चुके हैं? ऐसे विलोपन इस पृथ्वी पर कितने बार हो चुके हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता लगाने के लिए कि इस पृथ्वी पर विलोपन यानी जैव विविधता की बड़े स्तर पर जो क्षति जो हो रही है, विलोपन, वो इस पृथ्वी पर कितनी बार हुए हैं, हमको कैसे पता लगेगा सर? मैं तुमसे पूछता, तुमने डायनासोर नाम सुना है? हाँ सर सुना है। उनका वो विलुप्त हो गए हैं? हाँ सर विलुप्त हो गए। आपको कैसे पता लगा? कैसे पता लगा? सर हमने न्यूज में देखा। न्यूज में कहां से पता लगा? सर उनके क्या मिले? सर उनके जीवाश्म मिले। तो कहीं हम जीवाश्म का अध्ययन जब हम करते हैं, जीवाश्म का क्या करते हैं बेटा जी? जब हम अध्ययन करते हैं किसका? जीवाश्म का, तो हमें पता लगता है जीवाश्मों के अध्ययन से कि वो जीव कौन था, वो कहाँ रहता था, वो क्या कैसा था, उसका आवास कैसा था, ये सारी चीजों की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो क्या हम जीवाश्मों के अध्ययन से हम पता लगा सकते हैं जातियों की हानि कितनी हुई?
जातियों की हानि जो है या क्षति जो है कितनी हुई, ये हमें कैसे पता लगे? भाई साहब हमें कैसे पता लगा कि डायनासोर विलुप्त हुए थे? डायनासोर इतने साल पहले मिल रहे थे, हमें कैसे पता लगा? भाई हमने उनके जीवाश्मों का अध्ययन किया है, जिनको हम अंग्रेजी में फॉसिल्स बोलते हैं, जो अवशेष होते हैं, किसी जीव के अवशेष होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स, जीवाश्म बोलते हैं, है ना, मृत अवशेष जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इनका अध्ययन किया, इनसे हमें पता लग रहा है जातियों की हानि जो है कितनी बार हुई है, बड़े स्तर पर कितनी बार हुई है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, तीसरा बिंदु यहां पर लिखता हूं, तीसरा बिंदु यहां पर लिखता हूं। एक 12वीं का एक चैप्टर है जिसका नाम है विकास। क्या नाम है? विकास। उस चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है इस धरती का, या मैं बोलूंगा इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति कितने साल पहले हुई है। ध्यान से सुनना, धरती पर देखिए, धरती की उत्पत्ति यानी इस पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है, वो हमारी बुक में लिखा हुआ है लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। और उस धरती पर जीवन की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई? तो ध्यान से सुनना, धरती पर लिख दूं या पृथ्वी पर लिख दूं ज्यादा बेहतर है? सुनिएगा क्या बोला मैंने, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर किसकी उत्पत्ति बेटा? जीवन की उत्पत्ति कब हुई है? 3 बिलियन ईयर्स अगो। 3 BYA, BYA यानी बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, यानी आज से 3 बिलियन वर्ष पूर्व, पहले, अगो मतलब पूर्व, पहले, आज से 3 बिलियन वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, जीवन की। याद रखना, किसकी? जीवन की उत्पत्ति 3 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ये आप विकास वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। ठीक है, बिलियन का मतलब जानते हैं? बिलियन का मतलब 100 करोड़ होता है। 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 100 करोड़। तो 3 बिलियन का मतलब 300 करोड़। 300 करोड़ भाई, 1 बिलियन 100 करोड़, तो 3 बिलियन 300 करोड़। तो 300 करोड़ वर्ष पूर्व पहले जीवन की उत्पत्ति हुई। सोच, एक दिन, एक साल निकालना भारी पड़ जाता है ना सर? बोर्ड के एग्जाम आएंगे, 1 साल है पूरा, नीट का एग्जाम आएंगे, 1 साल है पूरा, है। यहाँ करोड़ों वर्षों की बात हो रही है मेरे दोस्त। 300 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर अब तक, तब से अब तक, तब से अब तक, अब से तब तक नहीं सर, तब से लेकर अब तक। क्या गाना बन रहा है? तब से लेकर अब तक, अब से लेकर तब तक। ओहो, तो भैया ये ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला कि भैया जैव विविधता की क्षति हो रही है। हमने देखे बहुत सारे उदाहरण, जैव विविधता की क्या हुई है? क्षति हुई है। जैव विविधता की क्षति अगर बड़े स्तर पर होती है, बहुत ज्यादा जातियां विलुप्त होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विलोपन। और हमने पता करने की कोशिश करी कि ऐसे विलोपन इस पृथ्वी पर कितनी बार हुए हैं, बड़े स्तर पर जैव विविधता की क्षति इस पृथ्वी पर कितनी बार हुई है। तो हम कैसे पता लगाएंगे सर? जीवाश्मों के अध्ययन से ही पता लगा पाएंगे कि जातियों की हानि बड़े स्तर पर कितनी बार हुई है, उनके अवशेषों से पता लगाएंगे। तो हमें पता लगा कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है 3 बिलियन वर्ष पूर्व, तब से लेकर अब तक 5 बार बड़े स्तर पर क्या हुआ है? विलोपन बोल दीजिए, या जैव विविधता की क्या हुई है? क्षति हुई है। तो याद रखना कितनी बार हो चुका है बेटा विलोपन? 5 बार हो चुका है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब विलोपन, जैव विविधता की क्षति बड़े स्तर पर अब तक कितनी बार हो चुकी है पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर अब तक ये बड़े स्तर पर विलोपन जैव विविधता का कितनी बार हुआ है? 5 बार हो चुका है, जिसमें से एक वो विलोपन था जिसमें डायनासोर खत्म हुए थे।
ठीक है। सो 5 बार बड़े स्तर पर विलोपन हो चुका है, विलुप्ति हो चुकी है जीवों की। और पते की बात आपको बताए हम छठे विलोपन की ओर प्रगति पर हैं, याद रखना। छठा विलोपन जो है वो प्रगति पर है, और इसका लाइव एग्जाम्पल आप सभी देख चुके हैं। देखा कोरोना का टाइम जब आया था कितने लोग मर रहे थे, फील कर सकते हैं। हुई है ना क्षति, जाति की नहीं, मनुष्य जाति की तो हुई ना। तो आप इमेजिन करिए, ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी संकटग्रस्त कंडीशंस आने वाली है जिसमें कई जातियां जो हैं विलुप्त होने वाली है। इनफैक्ट हमारी जाति भी विलुप्त हो सकती है। लेकिन आधुनिकता के आधार पर अगर देखें तो सबसे ज्यादा आधुनिक इस पृथ्वी पर जो जीव है वो हम ही हैं। डेफिनेटली हम अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मुद्दे से मत भटकना, सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सोच में पड़ जाएंगे। सर जब विलोपन हो रहा होगा, भाई ये एक दिन में नहीं होता है विलोपन, इसमें हजारों वर्ष लग जाते हैं। कहीं आप सोच रहे हो कि सर विलोपन का मतलब एक ही दिन में सब कुछ खत्म, नहीं बेटा। विलोपन का मतलब एक दिन में खत्म नहीं, विलोपन मीन्स कई साल लग रहे हैं, लेकिन बहुत सारी संख्या में जातियां विलुप्त हो रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया 15,500 जो हैं जातियां संकटग्रस्त हैं, बोला ना, है विलुप्ति की कगार पर है कि नहीं है? हाँ। तो जरा सोचिए 15,500 जातियां जब आगे आने वाले 100, 150, 200 वर्षों में खत्म हो जाएंगी, और हमारी बुक तो ये भी बोल रही है अगले 100 सालों में 50% जातियां खत्म हो जाएगी। हाँ सोचो तो ये विलोपन कैसा होएगा, बड़ा होएगा, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो छठा विलोपन है वो प्रगति पर है, चल रहा है छठा विलोपन। और पता है ये विलोपन पिछले 5 विलोपन से, पिछले 5 विलोपन जो हुए हैं, पिछले 5 विलोपन से 100 से 1000 गुना तेजी से हो रहा है। यानी जितने भी विलोपन हुए हैं उनसे 100 से 1000 गुना तेजी से होगा। तो बेटा ये याद रखना है, भूलना नहीं है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमने बोला इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं जैव विविधता की हो रही है क्षति। मैंने कहा ओके। अब ये जैव विविधता की क्षति जो है हमने अध्ययन किया, हमें पता लगा कि जब बड़े स्तर पर हो रही है, बहुत सारे जीव विलुप्त हो रहे हैं, कुछ वर्षों में या कुछ 1000 वर्षों में, 2000 वर्षों में बहुत ज्यादा जीव विलुप्त होते हैं, तो उस बड़े स्तर पर जो विलोपन होता है और बड़े स्तर पर क्षति जो होती है उसको हम विलोपन बोल रहे हैं। ओके सर। अब ये जो विलोपन जो होता है इसका पता कैसे लगेगा? हम उन जीवों के अवशेषों से पता लगाएंगे, उनको हम जीवाश्म बोलते हैं। तो अब तक पता लगा कि जब से इस जीवन की उत्पत्ति हुई है इस पृथ्वी पर, तब से लेकर अब तक, यानी कब से लेकर 300 करोड़ साल से अब तक 5 बार बड़े विलोपन हो चुके हैं, और अभी छठे विलोपन की ओर हम अग्रसर हैं, प्रगति पर हैं। और ये पिछले 5 विलोपन से 100 से 1000 गुना तेज हो रहा है। कौन सा? छठा विलोपन। ये और इतनी तेजी से अगर ये हो रहा है ना, तो अगले, ये हमारी बुक बोल रही है, अगले 100 वर्ष में 50% जातियां क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। 50% जातियां विलुप्त हो जाएंगी। आप में से कितने बच्चों ने गधा देखा है? सर मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मजाक नहीं कर रहे। गधे के नाम से सुनते ही ना मजाक सोचते हैं बच्चे। एक ऐसा प्राणी जिस पर मेरे को तो बहुत दया आती है यार, पता नहीं काहे और लोगों को मजाक सोचता है गधा नाम सुनते ही, मेरे को बड़ी दया आती है। मतलब इतना अच्छा लगता है वो प्राणी, बेचारा सामान भी ढो रहा है, और कई बार उसको मारते कूटते भी हैं उसको लोग। पता है वो विलुप्ति की कगार पर है। दिखाई देते हैं आजकल गधे, बहुत कम है ही नहीं, खत्म होते जा रहे, विलुप्ति की कगार पर है। तो हो सकता है आगे आने वाले
आगे आने वाले 100 वर्षों में ये जो 50% जातियां विलुप्त हो जाएंगी, इनमें से गधा भी विलुप्त हो जाएगा और भी कई सारे जीव हैं जो खतरे की घंटी मंडरा रही है। ठीक है, सो आपका फर्ज बनता है ऐसे जीवों को नुकसान अगर कोई पहुंचा रहा है तो उनको मना करे। ठीक है, चलिए जी। सो ये था बेटा जी हमारा सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम था जैव विविधता की क्षति। अब जाकर हमारा कंप्लीट हुआ है क्या, जैव विविधता की क्षति। ठीक है, चल अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आ रहा है? इसके बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि सर जैव विविधता की क्षति तो हुई है, जैव विविधता जो है उसकी विलुप्ति तो हो रही है, जीव विलुप्त तो हो रहे हैं, लेकिन इस क्षति का कारण क्या है? जैव विविधता की क्षति का कारण, ये जो जैव विविधता की जो विलुप्ति हो रही है या क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है जैव विविधता को, उसका कारण क्या है सर जी? क्या है मेन कारण, क्या है जैव विविधता की क्षति का, है ना? तो आपसे पूछ रहे हैं, आप हमें बताओ जैव विविधता की क्षति का कारण क्या, आप ही बताओ। अरे भैया आप, मैं, हम सब, हमारे जैसे मनुष्य ही तो जैव विविधता की क्षति का कारण है। अपनी छाती पीटो, बोलो हम ही तो हैं सर। जैव विविधता की क्षति का मेन कारण तो हम ही क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दोहन कर रहे हैं, हम ही क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, हम ही क्या कर रहे हैं, उनके आवास को खत्म कर रहे हैं, हम ही क्या कर रहे हैं, विखंडन कर रहे हैं, हम ही क्या कर रहे हैं, विदेशी जातियों को लेकर आ रहे हैं। तो मुख्य रूप से मेन रिस्पॉन्सिबल तो कौन है? हम अपने फायदे के लिए दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। मेन तो हम ही क्षति पहुंचा रहे हैं, मेन कारण तो हम ही। हमारी बुक ने जैव विविधता की क्षति के जो कारण जो बता रखे हैं वो मुख्य रूप से बेटा जी यहां पर 4 कारण बता रखे हैं। कितने? 4 कारण बता रखे हैं। जैव विविधता की क्षति के 4 कारण बता रखे हैं। आइए पढ़ते हैं ये 4 कारण, पढ़ते हैं ये 4 कारण, जिसमें से सबसे पहला कारण जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले आवासीय क्षति और विखंडन। आवासीय क्षति और विखंडन। ठीक है, आवासीय क्षति और विखंडन, इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुन मेरे दोस्त, समझना। मैं तुमसे ये बोल रहा हूं कि भाई तुम्हारे आसपास जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे आसपास तुमने कोई जंगल वंगल देखे होंगे। आजकल वो जंगल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं। सोचो जब तुम छोटे से बच्चे थे, लगभग 4th 5वीं 6ठी कक्षा में जब तुम लोग थे, तुम्हारे आसपास तुम लोग ऐसे जगह देखते थे जहां पर हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, जंगल टाइप का होता था, है? अब वो मिलते हैं। सोचिए कभी ऐसा हुआ है कि आपने देखा हो कि अरे यार यहाँ पर तो जंगल हुआ करता था, पेड़ पौधे हुआ करते थे, अब नहीं है। पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया, मैं भूल गया हूँ शायद। अगर बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो मैं आपको बताता हूँ। मेरा घर जो था ना, हमारा घर जो था, ऐसे होते हैं हमारे घर, जैसे एक लाइन है उसमें कई सारे घर है, सामने एक और लाइन है उसमें कई सारे घर है। तो हमारे घर की सामने वाली लाइन के पीछे पूरा जंगल था, पूरा जंगल। गर्मियों में जो ठंडक मिलती थी ना हमारी कॉलोनी में, भाई साहब पूछो मत। फ्रेश एयर, बिल्कुल साफ सुथरी हवा, फ्रेश बिल्कुल। अब मैं जब घर जाता हूं ना तो वो पूरा जंगल खत्म हो गया है, पूरा जंगल। वो एक्चुअली जो एरिया जो था वो मिलिट्री वालों का था, और उस पूरे जंगल को काटकर वहां पर बिल्डिंग्स बन गई है जहां पर मिलिट्री के जवान रहते हैं। अब देखिए, ये भी नहीं बोलूंगा कि यार गलत किया, सरकार की जमीन है, हमारे देश की जो सुरक्षा करने वाले हैं उनकी जमीन है, उनका हक है रहने का, तो ठीक है। लेकिन ये भी बोलूंगा कि यार गलत भी है। वहां पर ऐसे जीव, ऐसे जंतु जिनका वहां पर आवास था,
जो अपने प्राकृतिक क्षेत्र में रह रहे थे, जीव जंतु रह रहे थे, जानवर रह रहे थे, पक्षी रह थे, मोर आते थे वहां पर सुबह सुबह। अब वो नहीं रहा है, ऑब्वियस ही बात है। तो कहीं ना कहीं हमने ही कहीं ना कहीं आवासों को खत्म किया, जीवों के आवासों को क्षति पहुंचाई। यस सर, बिल्कुल पहुंचाई। तो हमने कहीं ना कहीं, हम बोल सकते हैं हम जीवों के आवासों को क्षति पहुंचाते, बिल्कुल पहुंचाते। जैसे हमारी बुक में बोल रखा है कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो वर्षावन जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तो बहुत बड़े, उसमें जो वर्षावन है, जहां पर वर्षा, ऐसे वन जहां पर वर्षा बहुत होती है ना, वहां पर पहले 14%, पहले याद रखना, पृथ्वी का 14% जो क्षेत्र जो था वो किससे घिरा हुआ था? मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो थे, मतलब यूं बोलूंगा, वहां पर पहले जो है पृथ्वी का 14% एरिया जो था, मतलब पृथ्वी का 14% एरिया जो था वो ये था। नहीं है समझ में? वापस मैंने बोला, इस पृथ्वी पर, भूमध्य रेखा पर, ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो थे, यहां पर इस पृथ्वी का लगभग 14% एरिया जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का, यहां पर ये वन मिल रहे थे। कौन? वर्षावन मिल रहे हैं। इधर देखना, ध्यान से देखना, वर्षावन मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे थे। कहां पर? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों। जो पहले, आज से करीबन 100-150 साल पहले, इस टोटल पृथ्वी का लगभग 14% एरिया जो था ये वन था, यहां पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ओके। जो अब सिर्फ 6% रह गया। जो कितना रह गया? सिर्फ 6%। यानी हमने इन जंगलों को, ये जो एरिया जो था जहां पर ये जंगल मिल रहे थे, हमने इनको काट दिया, खुद आकर बस गए, है जी। और जंगल जो है, उनका क्षेत्र जो है वो कितना हो गया? मात्र 6% हो गया। यानी जो पहले 14% हुआ करता था, और वो केवल कितना रह गया है? 6% रह गया है, ये कह रहे हैं। तो जरा खुद देखिए, हमने कहीं ना कहीं जीवों के आवासों को क्षति पहुंचाई है, बिल्कुल पहुंचाई है। यार आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं अमेजन के जंगल थे? हाँ सर, बताया था ना आपको, अमेजन जंगल, जैव विविधता बहुत सारी मिल रही थी, है? अमेजन के जंगल, जिसको हम पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? शायद मैंने पिछले लेक्चर में शायद 50% बोल दिया हो, तो माफ करिएगा। इनको हम पृथ्वी के फेफड़े बोलते हैं क्योंकि ये इस पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन टोटल यानी इस पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन मिल रही है उसका टोटल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन भाग कौन निकाल रहे हैं? अमेजन के जंगल। यानी इस पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन मिल रही है ना, उसका 20% हिस्सा जो है वो यहीं से निकल रहा है, इन्हीं जंगलों से। तो ये जो अमेजन के जंगल हैं, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। कैसे? जरा सोचो, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो खाने के लिए चीज चाहिए, और खाने के लिए अनाज चाहिए, और अनाजों के लिए खेती करनी पड़ेगी। तो ऐसा देखा गया कि अमेजन के जंगल में सोयाबीन की खेती बढ़ गई है। सोयाबीन की खेती जो है बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? सोयाबीन की खेती बढ़ गई। ठीक है। चरगाही जंतु जो हैं, चरगाही जंतु जो हैं, वो भेज दिए गए हैं कहां पर? जंगलों में। जाओ चारा खाओ,
भाई शहरी इलाकों में चारा खाएं, जाओ जंगलों के आसपास जो घास फूस है उसको खाओ। वो घास फूस खाते 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 पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म करते जा रहे। कौन? चरगाही जंतु। तो चरगाही जंतु बढ़ गए हैं, सोयाबीन की खेती बढ़ गई है। सोयाबीन की खेती अगर बढ़ रही है अमेज़न जंगल में, यानी खेती बाड़ी बढ़ रही है, तो यही ने पेड़ों को काट दिया जा रहा है, पेड़ों को काट कर खेती की जा रही है। तो अमेज़न के जंगलों में पिछले कुछ सालों में देखा गया क्या कि कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को काटकर, जंगलों को काटकर खेती की जा रही है सोयाबीन की, चरगाही जंतुओं को छोड़ा जा रहा है। आप जरा सोचिए, क्या अमेज़न जंगल में जैव विविधता कम नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जो थे, यहां पर जहां पर वर्षा वन मिल रहे थे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, वो पहले इस पृथ्वी का 14% क्षेत्र था, जो घटकर कितना रह गया? 6% रह गया है। ठीक है, तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या आपको यहां पर आवासीय क्षति नहीं दिख रही है? बिल्कुल आवासीय क्षति। अब सर ये विखंडन क्या है? विखंडन क्या होता है? बहुत सीधे सीधे शब्दों में बोलूंगा मेरे भाई, जरा सोचो, ये मान लो एक जगह है, 1947 की हम बात करते हैं, 1947 की बात करते हैं, एक जगह है, ठीक है, और इस जगह पर ए जाति मिल रही है, बी जाति मिल रही है, सी जाति मिल रही है, ठीक है। अब हुआ क्या 1947 में, जस्ट हम बात करते हैं 1947 में, ये पूरा क्या था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही था, आप जानते हैं अच्छे तरीके से ना, ये पूरा क्षेत्र। अब क्या हुआ 1947 में, हमने जो यहां पर जो भूखंड जो था, पूरा एरिया जो था, उसको बांट दिया, बॉर्डर बना दिया। अब जरा सोच, ए जाति जो है वो बी से संबंधित है, ए जाति जो है उसका बी से कुछ संबंध था। अब इमेजिन करो, क्या आपने इस जगह को खंडित कर दिया, अलग कर दिया, बांट दिया, हाँ, क्या ए और बी में संपर्क रह पाएगा? नहीं रह पा रहा है। तो जरा सोचिए, क्या ये प्राकृतिक आवासों को खंडों में बांट दिया? यस सर, जो प्राकृतिक आवास थे उनको खंडों में बांट दिया। प्राकृतिक आवास को खंडों में बांट दिया। जो भी प्राकृतिक आवास मिल रहे थे हम उनको बांटते जा रहे हैं, हम बॉर्डर बनाते जा रहे हैं। जरा सोच, अरे भाई राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनके बीच में भी तो बॉर्डर है, मिलते हैं ना। कहने वाली बात जो है, समझने वाली बात है, हम जीवों को उनके प्राकृतिक आवास को ही जब बांट देंगे, सोचो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है कौन? आपका कंगारू, यहाँ नहीं मिलता? मिलता है क्या? नहीं मिलता। प्राकृतिक आवास को हमने बांट दिया है यार। तो जरा आपको समझना पड़ेगा, प्राकृतिक आवास को खंडों में जब हम बांट देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विखंडन। और इस विखंडन के कारण कहीं ना कहीं वो जातियां जो आपस में कुछ संबंध दर्शाती थी, संबंध नहीं दर्शा पाएंगी और वो भी मर जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। जरा सोचिए, क्या हम उनको विलुप्त नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। हम उनके आवास को खंडित कर रहे हैं, आवास को बांट रहे, खंडित कर रहे। बताइए। सो पहला कारण जो था 4 कारणों में से जैव विविधता की क्षति का, वो क्या था? आवासीय क्षति और विखंडन। आइए दूसरा कारण देखते हैं बेटा जी। यहां पर नंबरिंग देखिएगा हम किस तरीके से दे रहे हैं। ए पहला कारण, ठीक है, बी दूसरा कारण जिसको हम बोल रहे हैं अति दोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अति दोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। सर जी ये क्या होता है? दोस्त मैंने तुमसे पूछा, दोहन का मतलब किसी को यूज में लेना, अति दोहन मतलब बहुत ही ज्यादा यूज में लेना। नहीं है समझ में? मैंने कहा देख, मैंने बोला तू ये बता, गधा जो है क्या वो हमें प्रकृति से मिला है या तुमने बनाया? भाई हमने बनाया, तुमने मतलब मनुष्यों ने बनाया। क्या मनुष्यों ने गधे को बनाया? क्या नहीं, हमें तो प्रकृति में मिला है। यानी एक तरीके का प्राकृतिक स्रोत कौन? गधा। एक जीव, जितने भी जीव जंतु हैं वो प्रकृति का भाग है ना, प्राकृतिक स्रोत है। तो गधा हमें मिला और हम उसका क्या कर रहे थे? उस प्राकृतिक स्रोत का उपयोग कर रहे थे। हाँ सर, उसका उपयोग कर रहे थे। हमने गधे से बोला थोड़ा सा हमारा काम कर देना, हमारे सामान को इधर से उधर ले जा। गधे ने बोला ठीक है जनाब ले चलता हूं। गधा लेकर जा रहा था।
बाद में मनुष्य को पता लगा अरे गधा तो गधा है, गधा तो गधा है, दिमाग कम है, हम इस काम करते हैं, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, यानी वो उपयोगिता लालच में बदल गई। और जब उपयोगिता लालच में बदल जाती है तो हम उस परिस्थिति को क्या बोलते हैं? अति दोहन बोलते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। कि भाई साहब मैं तुमसे काम ले रहा हूं और तुम्हें पैसा भी नहीं दे रहा, खाना भी ढंग से नहीं दे रहा, बस लिए जा रहा हूं तुमसे, काम ही काम लिए जा रहा हूं। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी केजीएफ जो पहली आई थी ना, उसमें जो क्या नाम था उसका, जो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उसका जो विलेन जो था, लोगों का ज्यादा से ज्यादा दोहन करता था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता था, उनको पूरा दिन घिसता था, काम करो काम करो काम करो, है ना। तो दैट इज कॉल्ड अति दोहन। डन, ठीक है। तो अति दोहन का मीनिंग समझ में आ गया, जब कोई प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया जाता है और वो उपयोग लालच में बदल जाए तो वो क्या कहलाता है? अति दोहन। सर एग्जाम्पल से बताइए। देखो हमने कहीं स्टीलर सी काऊ देखी थी? स्टेलर समुद्री गाय बोली थी? अरे ये देखो भाई, ये वाली भूल गए क्या? ये स्टेलर समुद्री गाय भूल गए इतनी जल्दी? स्टेलर समुद्री गाय याद है? स्टेलर सी काऊ, ये बेटा रशिया में मिलती थी, रूस में मिलती थी। सर कितने साल पहले? भाई साहब ये 18वीं सदी में ही विलुप्त हो गई, आज से 200 साल पहले ही ये विलुप्त हो चुकी। पता है क्यों? क्योंकि ये जो जीव जो था ना, इसका मांस खाया जाता था, लोग इसका मांस खाते थे बड़े चाव से। इसका इतना इसको मार मार कर इसको खत्म कर दिया रशिया में, रूस में। तो स्टेलर समुद्री गाय रशिया में मिलती थी बेटा, और इसके मांस के कारण हमने इसका इतना ज्यादा दोहन कर दिया कि ये खत्म हो गई। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, आपने बचपन में सीरियल देखा होगा या मूवी देखी होगी, आपको याद है पैसेंजर कबूतर नाम की कोई चीज हुआ करती थी? पैसेंजर कबूतर अगर नाम आपने सुना, कौन से? पैसेंजर कबूतर, कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा। हाँ जी, तो पैसेंजर कबूतर, सर ये कौन से कबूतर है? याद करो, बचपन में तुमने सुना होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में संदेश भेजने के लिए या चिट्ठी भेजने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ सर, ऐसे कबूतर होते थे। यस बेटा, ऐसे होते थे। ऐसे कबूतरों को पैसेंजर कबूतर बोला जाता। हमने इनका बहुत ज्यादा दोहन किया यार। जा भाई उस राज्य में देकर आ, जाओ उधर देकर आ, जाओ उधर देकर आ। और मान लो मेरा राज्य है और मेरे पड़ोसी का राज्य है। अब जरा सोचिए, मैं एक बहुत तगड़ी सूचना देना चाहता हूं अपने पड़ोसी राज्य को। मैंने कबूतर भेजा, कबूतर जा रहा है, बीच में जाते जाते बीच में से कुछ सिपाही किसी और राज्य के आए, उन्होंने कबूतरों को मार दिया। वो चाहते थे कि इस राजा का संदेश दूसरे राजा के पास ना जाए, उन्होंने कबूतरों को मार दिया। ये जानने के लिए क्या संदेश भेज रहा था? सोचिए, ऐसे हुआ क्या? पैसेंजर कबूतर का खात्मा। तो जरा सोचिए, हमने उनका दोहन किया कि नहीं किया? बहुत ज्यादा दोहन किया है। तो स्टेलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर, ये जस्ट हमारी बुक में कुछ उदाहरण दे रखे, एग्जाम्पल दे रखे बेटा, जिनका हमने इनका बहुत ज्यादा दोहन किया था। ये दूसरा कारण था। आइए तीसरा कारण था। तीसरा जो कारण जो है वो दे रखा है विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण। अब सर ये क्या है विदेशी जातियों का आक्रमण? इसको सीधा एग्जाम्पल से देते हैं विदेशी जातियों के आक्रमण का मीनिंग क्या है। देखिए, आपने नदियां नाम तो सुना होगा। हाँ सर, गंगा, जमुना, है ना सारी। आप जानते हैं इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अगर नहीं जानते तो याद रखना, अमेरिका में मिलती है, जिसका नाम है नील नदी। अंग्रेजी में बोलते हैं नाइल रिवर।
पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? नील। ठीक है, अब इस नील नदी में बहुत सारी जातियां मिलती है किसकी? मछलियों की, जिसमें से एक मछली है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, जिसका नाम है नाइल पर्च। नाइल पर्च कौन है बेटा? मछलियां हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव है और किसमें मिल रही है? नील नदी में मिल रही है। ओके सर जी, बहुत ही बढ़िया। अब क्या किया, पूर्वी अफ्रीका में इनको निकाला, इनको नील नदी से निकाला और पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में, सोचो ये अमेरिका की, निकालकर इसको अफ्रीका में डाला जा रहा है। अफ्रीका की एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। प्रश्न पूछा जाता है, विक्टोरिया झील। ठीक है, उस विक्टोरिया झील में डाल दिया। अब आप मुझे बताएंगे, और विक्टोरिया झील में पहले से कई सारी मछलियां मिल रही थी, जिसमें सिचलिड मछली, सिचलिड मछली, सिचलिड मछलियों की कई सारी प्रजातियां मिलती। सर जी कुछ समझ नहीं आ रहा। कई होते हैं जो समझने की कोशिश नहीं करते, बस ताला लगा देते हैं अपने दिमाग पे। अरे कोशिश तो कर, ध्यान से सुन तो सही, विराम तो दे अपने हाथों को विराम देगा, चैटिंग कम करेगा, ध्यान से सुनेगा, फील करेगा, कनेक्ट करेगा तो समझ में भी आएगा, है? अब अगर तू चैटिंग ही चैटिंग करता रहेगा तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो फोकस कर यहां पर जो मैं चीज समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत चैटिंग करते हो भाई साहब, बहुत चैटिंग करते हो, गलत काम है। ध्यान से देखो क्या बोले हम, सबसे बड़ी नदी नील नदी अमेरिका की नदी है। इस नदी में बहुत ही अट्रैक्टिव एक मछली, आकर्षण का केंद्र होती है ये मछली, नाइल पर्च। हमने इसको निकाला और अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाल दिया। और विक्टोरिया झील में पहले से जो मछलियां मिल रही हैं, पहले से जो मछली मिल रही है वो ये है। अब आप मुझे बताएंगे ये नाइल पर्च इन सिचलिड मछलियों के लिए एक विदेशी जाति है या नहीं है? सोच, क्या ये नाइल पर्च जो यहां से निकालकर यहां डाल दी गई, भाई आप मुझे बताइए, आपके घर में अमेरिका का कोई आदमी लाकर बैठा दूं, ऑस्ट्रेलिया का कोई आदमी आपके घर में लाकर बैठा दूं, तो क्या कहलाएगा? विदेशी ना, है ना? हम तो देसी, हम तो यही के इंडिया के हैं। तो जरा सोचिए, इस कंट्री की इस मछली को दूसरी कंट्री की झील में डाला जाएगा तो ये इस जगह पर, इस झील में ये क्या कहलाएंगे? विदेशी। और ये विदेशी जातियों ने आकर बेटा इस झील में, विक्टोरिया झील में जो सिचलिड मछलियां थी, उन सिचलिड मछलियों की 200 जातियों को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? लगभग 200 प्रकार की सिचलिड मछलियां, 200 मछलियां नहीं, 200 प्रकार की सिचलिड मछलियों की जातियों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। जरा सोचिए, आक्रमण किया या नहीं किया? हम तो ये सोचकर लाए थे आहा बड़ी अट्रैक्टिव है, मजा आएगा, विक्टोरिया झील बड़ी लुभावनी लगेगी, सैलानी आएंगे देखने के लिए। देखा क्या है, इन्होंने तो यहीं की मछलियों को ही खत्म कर दिया है। तो जरा सोचिए, क्या ये एक विदेशी जाति का आक्रमण था? हाँ सर। कौन रिस्पॉन्सिबल? हम है। एक और एग्जांपल, इसी का एक और एग्जांपल, एक तो ये एग्जांपल है, एक और एग्जांपल जो आप जानते ही हैं, जलकुंभी। नाम आप सभी ने सुना हुआ है, जलकुंभी सुना है ना, जिसको हम बंगाल का आतंक भी बोलते हैं। सभी ने सुना हुआ है ना, क्या बोलते हैं? बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक बोलते हैं किसको? जलकुंभी को, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, वैज्ञानिक नाम आइकॉर्निया क्रेसिपस। ठीक है, जलकुंभी। भाई साहब इसके पुष्प जो थे ना,
मतलब इसके जो पुष्प होते थे, मतलब ये अभी विलुप्त नहीं हुई है, इसके पुष्प जो होते हैं वो बिल्कुल मोर पंखी के जैसे होते हैं। मैं लाया नहीं हूं, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पक्का आपको दिखाऊंगा। इसके जो पुष्प होते हैं ना बिल्कुल मोर पंखी के जैसे होते हैं, बिल्कुल मोर पंखी के जैसे, थोड़ा सा मतलब मोर पंखी जैसा पैटर्न होता है, होते हैं पिंक कलर के, गुलाबी रंग के, गुलाबी नीले रंग के, थोड़ा सा मतलब पैटर्न ऐसा होता है। मैं दिखा दूंगा तो और अच्छा लगे, नहीं तो देख भी सकते हैं आप, गूगल पर देख सकते हैं किसके, वाटर हाइसिंथ के फूल देख सकते हैं। मेरे दिखाने से पहले आप लोग देख भी लेंगे, बहुत बहुत अट्रैक्टिव है। अब जरा सोचिए, इस जलकुंभी को बंगाल में लाया गया था, रशिया से लाया गया, रूस से लाया गया था इसको, बंगाल की रानी लेकर आई थी यहाँ पर रशिया से किसको, जलकुंभी को। यार बड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है। रशिया वालों ने कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बताया है नहीं, आतंक मचा देगा तुम्हारे इंडिया में है। तो इसको भेज दिया, इसको ले आए, अब यहां लाए तो बड़ा अच्छा लग रहा था, महारानी को बड़ा अच्छा लगा, अच्छा तो लगा, लेकिन उसने, इस जलकुंभी ने अगले 2, 3, 4, 5, 6 सालों में, मतलब जल्दी, बहुत जल्दी क्या किया, जितने भी बंदरगाह थे, जितने भी तालाब थे, जितने भी समुद्री जगह जो थी बंगाल में है, समुद्र जितने भी मतलब पानी वाली जितनी भी जगह थी, वहां पर ये इतनी तेजी से फैला ना, इतनी तेजी से फैला कि भाई साहब तालाब तो दिख ही नहीं रहे, बस यही दिख रहे थे। और ये जब फैल रहा था ना, तो पानी में से, जरा सोचिए, इसकी संख्या अगर बढ़ रही है तो ये पानी में से जल्दी जल्दी क्या खींचता जा रहा है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन अगर खींचता जा रहा था तो दूसरे जलीय जीव खत्म होते जा रहे थे, समझ रहे हैं? तो जरा सोचिए, फील करिए, कनेक्ट करिए, क्या ये एक विदेशी जाति थी? हाँ, रशिया से लाई गई थी, रूस से, और आकर इसने यहां पर हमारी धरती पर जो बंगाल जो जगह जो है वहां पर पानी में आतंक मचा दिया, नहीं मचा दिया? बिल्कुल मचा दिया। तो क्या ये एक विदेशी जातियों का आक्रमण नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक और उदाहरण दे रखा है बेटा जी हमारे यहाँ पर, एक और उदाहरण दे रखा है। क्या? एक अफ्रीकी कैटफिश है। कैटफिश मतलब फिश होती है और उसके आगे ना इस तरीके से लगे होते हैं, ब्रिसल्स बोलते हैं उसको, है ना, मूछे जिसको कई बार बोल देते हैं, ठीक है। सो एक अफ्रीकी कैटफिश, ठीक है, कैलेरियस गैरीपाइनस, ठीक है। सो बेटा कैलेरियस गैरीपाइनस ये एक अफ्रीकी कैटफिश है, मछली है, ठीक है। और ये जो मछली जो है अफ्रीका से लाई गई इंडिया में। जैसे ये भी कहां लाया गया था? इंडिया में लाया गया, रशिया से इंडिया में लाया गया, और इंडिया में आकर इसने क्या मचा दिया? आतंक मचाया था। उसी तरीके से ये अफ्रीकी कैटफिश इंडिया के समुद्रों में लाई गई, पानी में लाई गई है। और जब इसको लाया गया तो इसने क्या किया? इंडिया में जब लाया गया तो इंडियन कैटफिश जो है, इंडियन कैटफिश जो थी उनको नुकसान पहुंचाया, उनको भारी नुकसान पहुंचाया। किसने? अफ्रीकी कैटफिश ने इंडियन कैटफिश को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो विदेशी जाति यहां पर आकर क्या कर रही है? आक्रमण कर रही है। हम तो इस वजह से लेकर आए थे क्योंकि इनका यूज किया जाता है, इनको खाने के रूप में यूज में ले जाते, किसको? कैटफिश को। हम तो ये लेकर आए थे कि भैया इनकी भी खेती करेंगे, यानी इनकी भी संख्या को बढ़ाएंगे, मुनाफा कमाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? जो इंडियन कैटफिश है उन्हीं को ही मारती जा रही थी। सो कुल मिलाकर ये था क्या बेटा? विदेशी जातियों का आक्रमण। ये थे 3 कारण। आखिरी चौथा कारण जो है वो है सह विलुप्तता, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन, सह विलुप्तता। सर जी ये को एक्सटिंक्शन क्या होता है? ये सह विलुप्तता क्या होती है? भाई साहब हमने कहीं ना कहीं सहोपकारी संबंध पढ़ा
पढ़ा था। ये सर सहोपकारी संबंध बिल्कुल पढ़ा था हम लोगों ने। क्या था सहोपकारी संबंध? जब दो जातियां एक दूसरे की मदद करती हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। तू ही तो मेरा दोस्त है, हाँ तू ही तो मेरी दोस्त है, ऐसी दो जातियां, है ना, जो कौन सा संबंध दिखा रही है? सहोपकारी संबंध। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है। जैसे जैसे आपको याद है लाइकिन, आपको याद है माइकोराइजा, आपको याद है कुछ पादप थे, आर्किड, सॉरी कुछ पादप थे, हाँ आर्किड और शलभ थे, है? आपका प्रोनुबा एक शलभ था और युक्का पादप जो था, है? ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए किसके? सहोपकारी। सहोपकारिता के जो हमने उदाहरण देखे थे, ठीक है, उसमें दो जाति एक दूसरे को क्या पहुंचा रही है? फायदा पहुंचा रही है। एक ए जाति किसको? बी जाति को क्या पहुंचा रही है? फायदा पहुंचा रही है। ये इसको, ये इसको। अब इमेजिन करो अगर ए विलुप्त हो गई तो भाई साहब बी जिंदा रह पाएगी क्या? नहीं सर, बिना बी के ए का काम ही नहीं चलेगा। सिमिलरली बिना ए के बी का काम नहीं चलेगा, सिमिलरली बिना बी के ए का काम नहीं चलेगा। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है यार, दो जातियां एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब इनमें से अगर आप एक को खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी नहीं खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो जरा सोच, सह का मतलब क्या होता है? साथ साथ। सह मतलब साथ साथ, और विलुप्तता का मतलब विलुप्ति की ओर। जब कोई दो जीव साथ साथ विलुप्त हो रहे हैं, क्यों साथ साथ विलुप्त हो रहे? क्योंकि अगर एक विलुप्त हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी विलुप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर एक हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सह विलुप्तता। और ये कब होएगी? जब संबंध कैसा होगा? सहोपकारी संबंध होएगा, जहां पर दो प्राणी एक दूसरे की क्या करते हैं? दो जाति एक दूसरे की क्या करती हैं? मदद करती हैं। तो ये चीज याद रखनी है। ये थे टोटल 4 कारण बेटा जी, किस चीज के? आपके जैव विविधता की क्षति के कारण। तो अब आप हमें बताइए, आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं? अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त। आज हमने कुल मिलाकर जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था, एक छोटा सा टॉपिक, क्या? जैव विविधता की क्षति हमने देख ली थी कितनी हुई है, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि ये क्षति जो है बड़े स्तर पर कितनी बार हुई है। बड़े स्तर पर जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विलोपन। कितनी बार हो चुका है? 5 बार। किस आधार पर पता किया? जीवाश्मों के अध्ययन के आधार पर, ठीक है। और छठा जो है उस पर हम प्रगति कर रहे हैं, जो 100 से 1000 गुना तेज गति से हो रहा है, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने बात करी सीधा सीधा जैव विविधता की क्षति के कारण, और इस जैव विविधता की क्षति के कारण में हमने टोटल 4 कारण देखे हैं, और इन 4 कारणों में हमने कुछ एग्जाम्पल के साथ चीजें देखी। हमने बोला आवासीय क्षति और विखंडन, मनुष्य जो है, हम जो है क्या कर रहे हैं? जीवों के आवासों को खत्म कर रहे हैं, उनके आवासों को खंडन कर रहे हैं। आवासों को कैसे क्षति पहुंचा रहे? जैसे हमने देखा कि भाई साहब हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अगर देखें तो पहले के मुकाबले अब जो वर्षावन जो है उनकी स्थिति क्या हो गई? पहले 14% एरिया जो था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो वर्षावनों का 14% एरिया था इस पृथ्वी पर, जो घटकर कितना हो गया? 6%, यानी 8% जो वर्षावन है वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि लोग आकर बस रहे हैं। फिर हमने देखा विखंडन भी हो रहा है। अमेज़न के जंगलों में सोयाबीन की खेती बढ़ गई है, चरगाही जंतुओं की संख्या बढ़ गई है, तो अमेज़न के जंगल कम होते जा रहे हैं। प्राकृतिक आवास जो है उनको जब हम खंडों में बांट रहे हैं वो क्या कहला रहा है? विखंडन कहला रहा है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विखंडन बोल रहे हैं। बांट दिया हमने, भूखंडों को बांटते जा रहे, बिल्कुल बांटे। ये तेरा खेत, ये मेरा खेत, तेरे खेत में मेरा जानवर नहीं आएगा, मेरे खेत में तेरा जानवर नहीं आएगा, हम भूखंडों में बांटते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने अति दोहन किया, जैसे हमने गधे का अति दोहन किया है, बिल्कुल किया है। देखो हम मुर्गियों का नहीं कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा देखना मुर्गियां खत्म हो जाएगी। अरे भाई साहब कितना खा रहे हैं हम मुर्गियों को, है? तो आप देखना, बिल्कुल ये करेक्ट एग्जांपल। देखिए एक होती है फार्मी मुर्गी और एक होती है देसी मुर्गी, है ना। फार्मी मुर्गी तो चलो ठीक है, हम लोग पैदा भी करते हैं, बिल्कुल, लेकिन देसी मुर्गी या मुर्गा आपने देखा होगा पहले के मुकाबले, जब हम गांव में जब मैं छोटा था ना, गांव में जाता तो बहुत मुर्गे मुर्गियां दिखते थे,
अब नहीं दिखते हैं मुझे। आपको दिखते हैं उतने जितने आप छोटे थे तब? नहीं दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत ज्यादा दोहन किया है जीवों का, स्टीलर समुद्री गाय का, मांस के लिए, पैसेंजर कबूतर का, अपने अपने फायदे के लिए है। उसके बाद हमने देखा विदेशी जातियों का आक्रमण। कुछ ऐसी जातियां हैं जो अपनी जगह से, स्थान से निकलकर हम उसको एक निश्चित स्थान पर अगर लेकर आ रहे हैं और वो उस जगह की जातियों को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या कहलाएगा? विदेशी जातियों का आक्रमण। जैसे हमने देखा नील नदी से नाइल पर्च को निकालकर पूर्व अफ्रीका की विक्टोरिया झील में लाया गया, जहां पर सिचिलिड मछलियों की 200 जातियों को इस नाइल पर्च ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। उसी प्रकार हमने देखा जलकुंभी जो बंगाल में लाई गई थी रशिया से, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव थी, लाई गई, लेकिन पता लगा अरे भैया ये तो एक आतंकी है, कहीं ना कहीं जल के अंदर ऑक्सीजन को खत्म कर दिया, जिससे दूसरे जलीय जीव खत्म हो गए थे, जलकुंभी। फिर हमने देखा भैया अफ्रीकी कैटफिश जो है, कौन सी? कैलेरियस गैरीपाइनस। इसको इंडिया के कैटफिश के साथ मुकाबला, मतलब ये जब इंडिया में लाई गई तो इंडिया की कैटफिश के साथ मुकाबला किया और इंडिया की कैटफिश को खत्म कर दी गई, यानी तगड़ी है ये कैटफिश, समझ रहे हैं? सो ये क्या है? विदेशी जातियों का आक्रमण था। और लास्ट में हमने देखा सहविलुप्तता, जब दो जीव सहोपकारी संबंध दिखाते हैं जिसमें से अगर एक को नुकसान हो रहा है और अगर वो विलुप्ति की कगार पर है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी साथ साथ क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये थे क्षति के कारण। अब अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा बेटा जी यहां पर जैव विविधता